हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमपी स्टडी, ए स्टडी ग्रुप फॉर मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड इंग्लिश। सो जो आज का जो अपना लेक्चर होने वाला है उसमें अपना जो लास्ट का लेक्चर था वो रे ऑप्टिक्स के बारे में था। तो मेरे हिसाब से जो एयरफोर्स, नेवी और एनडीए के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि थ्योरेटिकल पोर्शन क्या है। उनके लिए जितना ज़्यादा आपको प्रैक्टिस होगी, जितने ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन कंप्लीट होंगे उतना ही अच्छा है। तो टॉप 50 क्वेश्चन की एक सीरीज है जिसमें आपको थ्योरी भी मिलेगी साथ साथ। तो इसका ये फर्स्ट वीडियो है, इसमें हम 25 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं और उसके बाद में अपन आगे के 25 क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। इसमें अपन थ्योरी भी कवर करेंगे और जो क्वेश्चन होंगे वो थ्योरेटिकल बेस पे ही होंगे, साथ में कुछ न्यूमेरिकल भी होंगे जो आपके एग्ज़ाम में आते हैं। तो जो टॉपिक है वो है रे ऑप्टिक्स, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें अपन तो आता है प्रकाश का निर्वात में वेग। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्वेश्चन है एक तरह से अपनी जो थ्योरी है उसको भी कवर कराएगा और इसी के साथ एक क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट होगा। तो इस क्वेश्चन में क्या है कि प्रकाश का निर्वात में वेग क्या होता है। तो प्रकाश का निर्वात में वेग, इसमें पहला ऑप्शन दिया है 3 × 10⁸, बी ऑप्शन है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और इस सी ऑप्शन है 3 × 10⁸ किलोमीटर पर सेकंड, और डी ऑप्शन है 2.25 × 10⁸ किलोमीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यहाँ पे पर आवर है, यहाँ पे पर सेकंड है। ठीक है, ऑप्शन चारों सेम से दिख रहे होंगे आपको। तो ये क्वेश्चन अपने आप में दो क्वेश्चन को कवर करा रहा है। कौन कौन से? एक तो प्रकाश का निर्वात में वेग क्या है, तो आपको सबको पता होगा 3 × 10⁸ इसका राइट आंसर होगा। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। तो आपको इन दोनों में यदि कंफ्यूज हो तो इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड जो है वो होता है प्रकाश का वेग, किलोमीटर पर घंटा नहीं होता है। क्योंकि ऊपर यदि आप 1000 से गुना करोगे तो नीचे भी आपको 1000 से ही करना पड़ेगा, तो किलोमीटर पर घंटा नहीं होगा। और जो बी और डी ऑप्शन दिख रहे हैं, जो बी ऑप्शन है वो क्या है, प्रकाश का पानी में वेग होता है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो आपके पास दो क्वेश्चन कौन से कंप्लीट हो रहे हैं, एक तो हो रहा है कि प्रकाश का निर्वात में वेग क्या है, एक पता है आपको पता हो रहा है कि प्रकाश का पानी में वेग क्या है। और जो नीचे दिया हुआ है वो किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है, तो वो भी सही नहीं होगा आंसर। ठीक है, तो दो क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो रहे हैं। जो आपने एक ही क्वेश्चन में किया तो एक तरह से थ्योरी भी कंप्लीट हो रही है। अब आ गया था आपका प्रकाश की प्रकृति क्या है। तो ये भी अपने आप में कितने थ्योरेटिकल पोर्शन को या फिर कितने क्वेश्चन को कंप्लीट करेगा, अभी अपन देखेंगे कि प्रकाश की प्रकृति क्या है, कण, तरंग एवं दोनों। तो यहाँ पे आपको पूरी वो चीज़ें क्लियर होनी चाहिए जो मैंने लास्ट लेक्चर में बताई, या फिर जो अब बताऊँगा मैं वो आप समझ लीजिए। तो प्रकाश की प्रकृति के बारे में सबसे पहले कण प्रकृति की बात करें अपन, तो जो कण प्रकृति के बारे में मैंने लास्ट लेक्चर में बताया, अब मैं बता रहा हूँ कि सबसे पहले खोज की थी इसने की न्यूटन ने। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि सर्वप्रथम प्रकाश की प्रकृति की खोज किसने की, न्यूटन ने की। और वो प्रकृति कौन सी बताई उसने, कण प्रकृति बताई। ठीक है, और न्यूटन के बाद में डायरेक्ट आया हाइगेन, जिसने बताया तरंग। ठीक है, न्यूटन के बाद में हाइगेन ने बताया कि प्रकाश की प्रकृति क्या है, तरंग प्रकृति है। अब बीच में इसके बाद में एक वैज्ञानिक और आया जिसका नाम है मैक्सवेल, जिसने फिर से कह दिया, नहीं सॉरी, इसके बाद में एक बीच में वैज्ञानिक आया जो मैक्स प्लांक नाम से आपको पता हो। तो जो प्लांक है उसने भी ये बताया कि जो प्रकाश है वो कणीय प्रकृति में होता है। इसमें फोटोन का जो आपने पढ़ा होगा, फोटोन तो ऊर्जा ये छोटे छोटे पैकेटों के रूप में आता है, यानी कण के रूप में होता है। और उसके बाद में हाइगेन के जो प्लांक के बाद में एक वैज्ञानिक और आया जिसका नाम है मैक्सवेल, और मैक्सवेल ने बताया कि जो प्रकाश है उसकी प्रकृति है वो कौन सी है, वो प्रकृति तरंग प्रकृति है। ठीक है, और लास्ट में एक वैज्ञानिक आया जिसका नाम था जो आपका डी ब्रोगली। और डी ब्रोगली ने बताया कि प्रकाश की प्रकृति कौन सी है, द्वैत। द्वैत यानी दोहरी प्रकृति है, दोनों है, कण भी है और तरंग भी है। तो इस चीज़ में कितने आप क्लियर हो रहे हैं, एक तो कि कण प्रकृति के बारे में किसने किसने बताया, एक कण प्रकृति के बारे में एक तो प्लांक ने बताया, एक न्यूटन ने बताया। तरंग प्रकृति के बारे में किसने बताया, तरंग प्रकृति के बारे में मैक्सवेल ने बताया, और जो आपका मैक्सवेल और
जो तरंग प्रकृति है उसके बारे में एक तो मैक्सवेल ने बताया और इसी के साथ ही हाइगेंस ने बताया था। ठीक है, तो अब जो प्रकाश की प्रकृति है इसमें आंसर आया दोनों प्रकृति है, कण भी है और तरंग भी है। ठीक है, तो क्लियर हो गए। अब आगे आता है क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सा है वो प्रकाश की प्रकृति कण प्रकृति की व्याख्या करता है। तो इसको ध्यान में रख लीजिए, प्रकाश की जो कण प्रकृति होती है उसकी व्याख्या करते हैं रमन प्रभाव, कॉम्पटन प्रभाव और प्रकाश विद्युत प्रभाव। ये 3 प्रभाव होते हैं प्रकाश की कण प्रकृति की व्याख्या करते हैं। तो इसमें ऑप्शन आएगा डी। तो इस पे भी बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं कि निम्न में से कौन सा कण प्रकृति की व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, तो कण प्रकृति की व्याख्या करते हैं वो है 3 प्रभाव, रमन प्रभाव, कॉम्पटन प्रभाव और प्रकाश विद्युत प्रभाव। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 आता है कि निम्न में से कौन सा प्रकाश की तरंग प्रकृति की व्याख्या करता है। तो तरंग के बारे में पूछे तो जो तरंग प्रकृति व्याख्या करते हैं वो होते हैं व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण। तो जो व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण है वो तरंग प्रकृति की व्याख्या करते हैं और कण प्रकृति करते हैं रमन प्रभाव, कॉम्पटन प्रभाव और आपका प्रकाश विद्युत प्रभाव। तो अच्छे क्वेश्चन बनते हैं इस पे कि प्रकाश की कण प्रकृति कौन करते हैं। कण प्रकृति करते हैं रमन प्रभाव, कॉम्पटन प्रभाव और प्रकाश विद्युत प्रभाव, और तरंग प्रकृति की व्याख्या कौन से करते हैं व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण। ठीक है ना। अभी जो मैंने बताया था कि कौन किसकी व्याख्या करता है वो चीज़ें यहाँ पे तो क्लियर हो रही हैं आपके। क्वेश्चन नंबर 5 नाम से दे दिया मैंने इसको कि न्यूटन है उसने कण प्रकृति के बारे में बताया सबसे पहले। उसके बाद में हाइगेन ने तरंग के बारे में बताया, फिर मैक्सवेल ने तरंग के बारे में बताया, वो प्लांक है उसने कण के बारे में बताया, और जो डी ब्रोगली उसने लास्ट में बताया दोहरी प्रकृति है, फिर द्वैत प्रकृति होती है। ये होता है प्रकाश का आधुनिक सिद्धांत। तो प्रकाश की प्रकृति का आधुनिक सिद्धांत। अब मैक्स प्लांक के अनुसार ऊर्जा के पैकेट होते हैं उनको क्या नाम दिया गया, उनको फोटोन नाम दिया गया, और उनका विराम द्रव्यमान जिसको बोलते हैं रेस्ट मास। रेस्ट मास क्या होता है, तो जो फोटोन होते हैं उसका रेस्ट मास होता है 0 होता है। और इसके लिए ई क्या होता है, इसके लिए जो ई यानी ऊर्जा होती है ई बराबर होता है एच न्यू। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन सी भौतिक राशि है वो अपवर्तन के दौरान नहीं बदलती है। तो इनमें से आपको भौतिक राशि वे बतानी है जो अपवर्तन के दौरान नहीं बदलती। तो अपवर्तन के बारे में अभी तक तो अपन ने मतलब पढ़ा नहीं है, तो मैं बता दूं कि अपवर्तन होता क्या है। एक ऐसा मान लो पृष्ठ होता है, उसका यह विलंब है, मान लो अविलंब को एकदम इसके डायरेक्टली परपेंडिकुलर ले लेते हैं। अब कोई प्रकाश किरण इस प्रकार से आएगी तो वो मतलब इधर से इस माध्यम में दूसरे माध्यम में चले जाएगी, तो ये N1 है, ये N2 है। तो सीधी बात ये क्लियर हो रही है कि N1 एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है। तो अपन क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या है कि कौन सी भौतिक राशि है जो अपवर्तन के दौरान चेंज नहीं होती है। तो चेंज कौन सी नहीं होगी। ठीक है, इसमें अपन ए ऑप्शन देखें तो ए ऑप्शन ही इसका राइट आंसर होगा। और वो भी क्यों होगा, क्योंकि आवर्ती होती है वो प्रकाश के स्रोत पे निर्भर करती है। मतलब जहाँ से ये मान लो वो पृष्ठ है उसका विलंब है, इस स्रोत से जो प्रकाश आ रहा है इस पे डिपेंड करती है आवर्ती। तो उसका माध्यम पे फर्क इस जो इफेक्ट है वो नहीं पड़ता, फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, जो आवर्ती है उसका ये राइट आंसर होगा। जो इसमें ऑप्शन बी है वेग होता है उसका माध्यम पर निर्भर करता है। मतलब वेग होता है वो माध्यम से चेंजमेंट होता है, माध्यम चेंज होगा, जो सराउंडिंग चेंज होगा तब क्या होगा, वेग भी चेंज होगा और लैम्डा भी चेंज होगी। तो इसमें ऑप्शन आएगा आवर्ती, क्योंकि आवर्ती होती है वो केवल किस पे निर्भर करती है, प्रकाश स्रोत पे। तो प्रकाश स्रोत सेम ही तो है, तो उसका माध्यम पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उसके बाद में आता है निम्न में से समतल दर्पण की विशेषता है। तो समतल दर्पण की आपको विशेषता पता होगी। इसमें अपन देखें तो यह उल्टा तथा समान, तो उल्टा प्रतिबिंब नहीं बनाता है। समांतर जो समतल दर्पण होता है वो एकदम सीधा प्रतिबिंब बनाता है। तो ऑप्शन ए गलत है। ऑप्शन बी इसमें सही होगा, क्योंकि इसमें क्या है कि यह पार्श्व बनाता है, मतलब दायां को बायां और बाएं को दाएं में चेंज करता है। तो पार्श्व प्रतिबिंब बनाता है और समान आकार का प्रतिबिंब बनाता है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है,
ये अवतल दर्पण की सॉरी जो आपका समतल दर्पण है उसकी क्या होगी, ये विशेषता होगी। उसके बाद में आता है दो समतल दर्पणों के बीच के दो समांतर समतल दर्पण, मतलब इस प्रकार से समतल दर्पण रखे हुए हैं, समांतर हैं एकदम, इनके बीच में थीटा क्या है 0 डिग्री या फिर 180 डिग्री मान लीजिए, और ये है यहाँ पे कोई बीच में वस्तु रखी हुई है, तो इसके जो प्रतिबिंब है उसकी संख्या कितनी बनेगी, तो प्रतिबिंब की संख्या दो समतल दर्पण वो समांतर रखेंगे तो प्रतिबिंब की संख्या जो प्रतिबिंब होते हैं उनकी संख्या क्या होती है, अनंत होती है। तो इसमें ऑप्शन सी इज करेक्ट आएगा, ऑप्शन सी होगा अनंत। अब आता है कि यदि कोई वस्तु है वो समतल दर्पण की तरफ 20 मीटर पर सेकंड की तरफ की वेग से जा रही है और समतल दर्पण है वो 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से वस्तु की तरफ ही जा रहा है, ठीक है। तो आपको बताना है कि प्रतिबिंब का वेग क्या होगा। तो चलिए अपन ने इसको सोल्व कर रखा है, इस सॉल्यूशन के हिसाब से करें अपन। तो बना रखा है इसमें अपन ने ये कि कोई क्या है, समतल दर्पण है और ये कोई वस्तु है, वस्तु 20 मीटर पर सेकंड से इधर जा रही है और समतल दर्पण 10 मीटर पर सेकंड से इस साइड जा रहा है क्योंकि वो वस्तु की तरफ जा रहा है। अब मैं इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है कि इस साइड की को मैं यहाँ पे प्लस ले लूँ, यानी इधर कोई गति कर रहा है उसको मैं प्लस में मान लूँ, तो ये इसके जस्ट अपोजिट होगा, तो ये माइनस में होगा। तो एक फॉर्मूला होता है VO प्लस VI इक्वल टू 2VM होता है, जहाँ पे VO VI और VM किससे डिफाइंड हो, VI VO और VM है वो ये होंगे कि बिंब का वेग होगा VO, VI होगा प्रतिबिंब का वेग और VM होगा दर्पण का वेग, ठीक है। तो चलिए अपन क्वेश्चन देखते हैं क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन में है कि VO प्लस VI इक्वल टू 2VM लिख देना है। तो अब आपको जो VO है जो बिंब का वेग है वो है 20 मीटर पर सेकंड, तो 20 लिख देना है। VI आपको ज्ञात करना है और जो 2VM है, VM है वो अपने अभी कहा था कि इस साइड वाला क्या लेना है अपने को, नेगेटिव लेना है, तो ये होगा -10। तो VI की वैल्यू आ जाएगी -40। -40 मतलब माइनस किसको रिप्रेजेंट करता है, इस साइड को, तो जो प्रतिबिंब वो इस साइड जाएगा। इसके बाद में अपन जाते हैं जो आपका गोलीय दर्पण होता है उसके बारे में। तो जो गोलीय दर्पण होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है उत्तल दर्पण, एक होता है अवतल दर्पण। आपको यहाँ पे मैंने चित्र बना के दिखा दिए हैं इनको, और जो आप इनको चित्र को आपको यदि 10th क्लास में पढ़ा होगा आपने, तो ये पता होगा आपको कि उत्तल दर्पण कौन सा है और अवतल दर्पण कौन सा है। अब मैंने इसको इस प्रकार से क्यों बनाया, क्योंकि जो यहाँ पे बिना पॉलिश किया हुआ है, जो पॉलिश किया हुआ सिरा वो तो इस साइड है, लेकिन जो बिना पॉलिश किया हुआ सिरा है वो हमेशा इस साइड होगा, क्योंकि जो बिंब होता है वो हमेशा जो दर्पण होता है उसकी किस साइड रखा जाता है, लेफ्ट साइड या फिर बाईं साइड रखा जाता है। तो बिंब हमेशा यहाँ पे होगा और बिंब हमेशा यहाँ पे होगा, मतलब लेफ्ट साइड में होगा। और लेफ्ट साइड की सभी दूरी को अपन लेते हैं नेगेटिव में और इस साइड की सभी दूरी को लेते हैं अपन पॉजिटिव में, ठीक है। तो जो बिंब दूरी है वो हमेशा नेगेटिव में होगी क्योंकि वो हमेशा बाईं तरफ होगी। बाकी अपना आगे बाद में मैं समझा दूंगा आपको किस प्रकार से होगा। और इसमें एक दर्पण सूत्र आता है वो एक इम्पोर्टेंट है और एक आवर्धन का सूत्र है, ये दोनों इम्पोर्टेंट है, तो ये आपको याद करने होंगे। अब अपन पढ़ते हैं इसके बाद में जो उत्तल और अवतल दर्पण है उसकी विभिन्न स्थितियों पर प्रतिबिंब कहाँ कहाँ बनेंगे। तो चलिए वो तो इसमें पहला आता है यदि जो बिंब होगा वो अवतल दर्पण के बारे में पढ़ा, तो अवतल दर्पण आपको देखते ही पता चल जाना चाहिए ये है, ठीक है। तो अनंत पर यदि रखा हुआ है कोई भी बिंब है, वस्तु है, तो उसकी प्रतिबिंब की स्थिति होगी F पे और बिंब का आकार होगा बहुत छोटा, मतलब बहुत छोटा होगा और वास्तविक होगा लेकिन उल्टा होगा, इसको आपको याद रखना होगा। उसके बाद में आता है यदि अनंत तथा C के मध्य हो, C होता है उसका प्रकाशीय केंद्र यानी 2F, जो फोकस दूरी होता है उसका डबल, F तथा C के बीच में प्रतिबिंब बनेगा और छोटा बनेगा, वास्तविक तथा उल्टा बनेगा, ठीक है। अब जो यदि आप C पर रखोगे वस्तु को तो जो प्रतिबिंब है वो भी C पर ही बनेगा, उसी आकार का बनेगा, वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। फोर्थ आता है इसमें यदि आपकी वस्तु है वो F तथा C के बीच में रखी गई हो, यानी प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच में रखी गई है, तो जो अनंत जो आपका प्रतिबिंब बनेगा वो बनेगा अनंत तथा C के मध्य, बड़ा बनेगा और वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। फिर F पे रखी गई हो तो अनंत पे बनेगा और अत्यधिक आवर्ती बहुत बड़ा होगा और वास्तविक तथा उल्टा होगा। यदि F तथा यानी फोकस तथा दर्पण का जो ध्रुव है उसके बीच में रखे हैं तो दर्पण के पीछे बनेगा और आवर्धित तो बनेगा, लेकिन इसमें क्या है, इसमें थोड़ा सा उल्टा आ जाता है, सीधा बनेगा, इतनी देर तो उल्टा चल रहा था, और आभासी बनेगा, इतनी देर वास्तविक चल रहा था। तो ये 6 स्थिति है, ये इंपॉर्टेंट होती है, इस पर ही क्वेश्चन बनते हैं,
तो आपको 6 जो छठी स्थिति है वो तो पक्की आपको याद रखनी है कि यदि वस्तु फोकस तथा दर्पण के बीच में रखी गई हो तो जो बिंब होता है, मतलब जो उसका आप बोल सकते हैं जो प्रतिबिंब होता है बिंब का, वो बनेगा दर्पण के पीछे। इतनी देर तो दर्पण के आगे था, यानी इस साइड दर्पण है तो इतनी देर तो इस साइड था, लेकिन अब इस साइड बनेगा 6 पोजीशन में, और बड़ा बनेगा और आभासी तथा उल्टा बनेगा। और उत्तल दर्पण है उसके लिए एक सीधी सी बात आती है कि जो अनंत पे रखेंगे अपन, तो उत्तल दर्पण आपको पता है कौन सा है, ये है। इसमें क्या है कि यदि आप अनंत पे रखोगे तो एफ पे बनेगा, अत्यधिक छोटा बनेगा, काल्पनिक तथा सीधा बनेगा। और यदि अनंत तथा ध्रुव के मध्य आप कहीं पे भी रखो अनंत तथा दर्पण के बीच में, तो एफ तथा पी के बीच में बनेगा बहुत छोटा बनेगा। तो इन दोनों में छोटा आता है और काल्पनिक तथा सीधा बनता है, काल्पनिक और सीधा बनता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, इस पर क्वेश्चन बन सकते हैं। अब आगे आपको एक न्यूमेरिकल दिया है, न्यूमेरिकल को अपन ध्यान से देखेंगे क्योंकि न्यूमेरिकल डायरेक्ट पूछ ले जाते हैं एग्जाम में। तो न्यूमेरिकल है, यदि आपको अवतल दर्पण दिया गया है जिसकी बिंब दूरी दी गई है आपको 15 सेंटीमीटर, फोकस दूरी दी गई है आपको 10 सेंटीमीटर, और प्रतिबिंब दूरी दी गई है, प्रतिबिंब दूरी और आवर्धन और प्रतिबिंब की प्रकृति आपको पूछी है। तो जो बिंब दूरी है यू है वो आपको दिया गया है। मैंने कहा था कि यू होता है वो हमेशा जो बिंब होता है वो इस साइड रखते हैं और इस साइड की दूरी को ऊपर नेगेटिव में काउंट करते हैं, तो यहाँ पे नेगेटिव मतलब -15 आ जाएगा। और जो फोकस है वो यहाँ पे -10 है क्योंकि फोकस भी इसका इस साइड ही बनता है। यदि आप मतलब कोई भी जो बिंब वो यहाँ पे रखा हुआ है वो इस प्रकार से आके और यहाँ से गुजरेगा तो जो फोकस होगा वो भी इसी साइड होगा, तो ये दूरी भी क्या लेंगे अपन, नेगेटिव लेंगे। तो यू नेगेटिव एफ नेगेटिव -10। अब दर्पण सूत्र लगा देंगे और v की वैल्यू निकाल लेंगे। v क्या है यहाँ पे, अपन इसको सोल्व करेंगे तो -30 आएगा। आप -30 आएगा, आप सोल्व भी करके देख लीजिए। -30 आएगा। अब जो -30 है वो क्या रिप्रेजेंट करता है कि माइनस का मतलब इस साइड ही होगा, तो प्रतिबिंब होगा वो भी इस साइड ही होगा। और -30 का मतलब क्या है कि जो आपका -30 यानी यहाँ से -30 यानी 30 सेंटीमीटर की दूरी पे है, जबकि आपको f दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, वो 10 दिया हुआ है। तो जो f की डबल दूरी बोलते हैं जिसको 2f होता है वो क्या होता है, प्रकाशी के अंदर c होता है। और c के बारे में अपन देखें तो c क्या आएगा, यहाँ पे 20 आएगा। लेकिन ये तो जो यानी c आया है 20, लेकिन जो आपका v है वो आया 30 सेंटीमीटर, मतलब c से भी इस साइड होगा। और यदि प्रतिबिंब c से इस साइड होता है, इसका मतलब प्रतिबिंब होता है वो होता है वास्तविक होता है और उल्टा बनता है। और इसी के साथ साथ इसका आवर्धन भी आप देख सकते हो, आवर्धित होता है, बड़ा होता है, वास्तविक होता है और उल्टा होता है। और आवर्धन इसका आप देखोगे तो जो फॉर्मूला मैंने बताया था कि v/u होता है, उससे आप करोगे तो 2 आएगा आवर्धन। ठीक है, क्लियर हो गया। इसके बाद में जो अगला क्वेश्चन आता है वो आता है क्वेश्चन नंबर 12 का कि निम्न में से किस सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य किसकी है। तो जो तरंग दैर्ध्य का क्रम होता है वो रंगों के आधार पे क्या होता है, जो इंद्रधनुष के जो रंग बोलते हैं जिसको अपन विबग्योर बोलते हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखिए बॉक्स बना देता हूँ मैं, इसको आपको लिख लेना है, याद कर लेना कि जो विबग्योर होता है उसको आप इस साइड चलोगे तो जो लेमडा होगी वो बढ़ेगी, और इस साइड चलोगे तो जो म्यू होता है यानी जो आवृत्ति होती है न्यू वो क्या होगा, घटेगा। यानी लेमडा होता है वो न्यू के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो जो लेमडा होती है वो सबसे ज़्यादा किसकी होती है, रेड की होती है। तो यहाँ पे लाल दिखा हुआ है तो सी ऑप्शन इज करेक्ट, तो सी आंसर आएगा इसका। उसके बाद में पढ़ते हैं अपन कि जब प्रकाश की किरण होती है वो वायु से कांच के टुकड़े में प्रवेश करती है तो क्या होगा। तो जब प्रकाश की किरण है वो वायु से कांच के टुकड़े में प्रवेश करेगी, तो यहाँ पे जो आवर्ती दी गई है तो आवर्ती से तो हमें मतलब ही नहीं है, क्योंकि आवर्ती तो अपने पहले पढ़ लिया कि आवर्ती होती है वो प्रकाश स्रोत पे निर्भर करती है, वो जो माध्यम पे निर्भर नहीं करती है। तो इसमें तरंग दैर्ध्य वो हमेशा घटेगी यदि वो वायु से कांच के टुकड़े में यानी विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी, तो जो तरंग दैर्ध्य होगी लेमडा होगा वो हमेशा क्या होगा, घटेगा। चलिए, तो मैं एक चीज़ मैं आपको पढ़ाना भूल गया, यहाँ पे अपवर्तन है, ये पढ़ा देते हैं पहले। अपवर्तन से रिलेटेड क्वेश्चन आने वाले हैं अब आपके। तो इसमें क्या है, अपवर्तन होता है क्या है, अपवर्तन होता है एक पृष्ठ होता है नॉर्मली, बस जो प्रकाश किरण होती है वो यहाँ से आती है, यहाँ से परावर्तित नहीं होती है। परावर्तन में तो ये उसी माध्यम में चली जाती है, ये क्या होगी, इस माध्यम में आ जाएगी, दूसरे माध्यम में, तो क्या होगा, उसके अपवर्तन बोलते हैं। तो अपवर्तन में जो 2 माध्यम होते हैं उनको सघन तथा विरल माध्यम बोला गया है। तो सघन माध्यम वह होता है जिसका जो अपवर्तनांक होता है वो ज़्यादा होता है, और विरल माध्यम का अपवर्तनांक कम होता है। अभी जो आपतन कोण आई और आर है ना, उनको इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं, फिर आपको एक ट्रिक बताऊंगा मैं। तो जो आई है उसको मैं थीटा 1 मान रहा हूँ, मतलब जिस कोण पे वो आपतित होती है, और जिस कोण पे परावर्तित होती है उसको मैं थीटा 2 मान रहा हूँ, मतलब आर को थीटा 2 मान रहा हूँ।
तो यदि n1 ग्रेटर देन n2 मतलब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है, तो n1 ग्रेटर देन n2 है, तो θ1 लेस देन θ2 होगा, मतलब θ2 ग्रेटर देन θ1 होगा, कि जिसका n कम होगा उसमें थीटा ज़्यादा होगा, सीधी बात ये है। तो n1 है मतलब जो ये पहला माध्यम है इसका n कम है या ज़्यादा है, इसका यहाँ पे n क्या है, ज़्यादा है, n1 ज़्यादा है तो θ1 कम होगा। ये नीचे वाले में देखो तो n1 है वो क्या है, कम है, तो θ1 क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो सीधी सी बात क्या है कि n1 यदि ज़्यादा है तो θ1 क्या है, कम है, और n1 यदि कम है तो θ1 ज़्यादा है। उल्टा होगा इसमें हमेशा कि n1 कम होगा तो θ1 ज़्यादा होगा। n1 किससे कम होगा, θ2 से, सॉरी n2 से, और θ1 किससे ज़्यादा होगा, θ2 से हमेशा ज़्यादा होगा। ये उल्टे होते हैं। और आपको ये कैसे पता चलेगा कि n1 किसका ज़्यादा है, तो सघन का हमेशा जो सघन माध्यम होता है जैसे कांच होता है उसका वायु की अपेक्षा ज़्यादा होता है n का मान अपवर्तनांक। तो सघन माध्यम का विरल माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक होता है वो ज़्यादा होता है। और उसके बाद में अपन एक स्नेल का नियम होता है n1 sin i बराबर n2 sin r, यानी पहला माध्यम इंटू उसमें जो उसका कोण है आपतन कोण बराबर दूसरा माध्यम का अपवर्तनांक इंटू उसका जो कोण है अपवर्तन कोण वो। और किसी माध्यम का अपवर्तनांक होता है वो क्या होता है, निर्वात में प्रकाश का वेग बट्टा उस माध्यम में प्रकाश का वेग। अब आपको पता है कि निर्वात होता है, निर्वात में प्रकाश का वेग होता है वो होता है c से रिप्रेजेंट करते हैं अपन, और ये मैक्सिमम होता है, मतलब c से ज़्यादा किसी की वेलोसिटी हो ही नहीं सकती। किसी का वेग जो प्रकाश के वेग है 3 × 10⁸, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से ज़्यादा किसी का वेग हो ही नहीं सकता। तो c/v बोल सकता हूँ मैं इसको। c है जहाँ पे प्रकाश का वेग और v है माध्यम में प्रकाश का वेग। तो ये हमेशा किससे बड़ा होगा, क्योंकि c सबसे बड़ा है और v उससे छोटा ही है, तो बड़े में से अगर आप छोटे का भाग दोगे तो क्या होगा, 1 से बड़ा आएगा, तो n हमेशा 1 से बड़ा होगा। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। तो मेरे हिसाब से इतनी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। यदि आपको ये अपवर्तन का जो है मैंने थीटा एन ये बताया, तो आपको यदि इस क्वेश्चन इसके बारे में आपको नॉलेज है, इस आइडिया है, तब आप उससे हिसाब से कर लीजिए, वरना आप वीडियो को फिर से देख लीजिए कि एन ज़्यादा होगा तो उस माध्यम में जो आपतन या अपवर्तन कोण है वो कम होगा। एन ज़्यादा तो थीटा कम, और थीटा ज़्यादा सॉरी एन कम तो थीटा ज़्यादा, और थीटा कम तो एन ज़्यादा। ये होगा, मतलब थोड़ी सेम सी बात हो गई, ठीक है। अब भैया आगे आता है कि एक दर्पण में अपन सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब देख रहे हैं, तो दर्पण की प्रकृति होगी। तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं उत्तल, अवतल, समतल और नन ऑफ दीज। तो समतल तो हो नहीं सकता। समतल क्यों नहीं होगा, क्योंकि समतल दर्पण में तो क्या होता है, सीधा प्रतिबिंब तो बनता है लेकिन आवर्धित नहीं बनता, समान आकार का बनता है। और उत्तल भी नहीं होगा। उत्तल क्यों नहीं होगा, क्योंकि उत्तल होता है उसमें अपन क्या बोलते हैं कि जो प्रतिबिंब होता है वो क्या होता है, सीधा तो बनता है लेकिन क्या होता है, छोटा बनता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, आवर्धित है। मैंने वो टेबल बताई थी, जो वो टेबल मैं निकाल रहा हूँ, चलो वो स्लाइड निकाल रहा हूँ। हाँ, तो इसमें देख के मैंने बताया था कि जो उत्तल दर्पण होता है उसके लिए तो हमेशा छोटा ही प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब का आकार होता है वो वस्तु के आकार से हमेशा छोटा होता है। लेकिन क्वेश्चन में आपको आवर्धित दिया गया था, तो आवर्धित किस में होता है, अवतल दर्पण में होता है। लेकिन आवर्धित के साथ सीधा बोल रहा है वो, लेकिन यहाँ पे तो उल्टा होता है। तो 6th कंडीशन पे मैंने बताया था क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। 6th कंडीशन में क्या है कि आवर्धित भी बनता है और सीधा भी बनता है, आभासी बनता है। तो आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया था, क्वेश्चन में दिया गया है कि सीधा बनता है और आवर्धित बनता है। जो आपकी 6th कंडीशन अभी मैंने बताई उस हिसाब से होगा, तो इसमें अवतल दर्पण ही आएगा इसका आंसर। तो मैंने कहा था 6th कंडीशन क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप उसको याद कीजिए। तो मेरे हिसाब से आज का लेक्चर है वो बहुत ही ज़्यादा खींच के आया है, तो आपको आज के लिए मेरे हिसाब से इतना ही बहुत है। अपन नेक्स्ट लेक्चर में इससे आगे यानी 15 नंबर क्वेश्चन से लेके 30 क्वेश्चन तक करेंगे। और इस प्रकार से अपन जो 50 क्वेश्चन की सीरीज है उसको 4-5 लेक्चर में अपन कंप्लीट कर देंगे। तो इसमें थ्योरेटिकल पोर्शन भी आपका कवर हो रहा है, तो अच्छे क्वेश्चन है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। और इसी के साथ साथ जो अपना मैथ्स का अगला लेक्चर होगा उसमें अपन लिमिट के आगे जो वीडियो है वो अपलोड कर देंगे, तो आप उनको भी देख लेना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।